गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में आप सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे आज बढ़ेंगे। तो बहुत से न्यूज़ आप लोगों के लिए कलेक्ट हुआ है आज के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में। आज आपको पीटी से भी प्रश्न मिलने वाले हैं, मेंस में भी बहुत से टॉपिक आपको आज टैली होंगे और इंटरव्यू में यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और शालीनता के साथ चीज़ों को कवर कीजिएगा और देखिए धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। राहुल जी के पास क्या है, सजा पर रोक का ठोस आधार नहीं है। यह क्या है, माननीय हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है। हाल ही में विवाद उत्पन्न हुआ था जहां इनकी सदस्यता रद्द की गई है। ठीक है, वो घटनाक्रम में पहले भी कवर कर चुका हूं। ध्यान रखिएगा, यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 वाले टॉप में संसद की सदस्यता अयोग्यता से संबंधित विवाद को कवर करता है। बीपीएससी में आप लोग को पॉलिटी के सेक्शन में यह जाएगा। स्टूडेंट जो अनस्टेट पीसीएस वाले अपने अपने जीएस पेपर से टैली कर लेंगे। हालांकि इससे संबंधित मैंने न्यूज आप लोग को 27 अगस्त 2022 में संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 के संदर्भ में चर्चा किया हूं। उससे पहले भी अयोग्यता के संबंधित मामलों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। फिर भी मैं कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर दूंगा आज, ताकि नए जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। हम बात करेंगे आगे। आगे बात करेंगे, कुछ संदर्भ को समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ बातें हाई कोर्ट के द्वारा की गई है जो मैं लगातार आप लोगों को पहले भी ये सब चीज़ों से लेकर अवगत कराता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात की गई है मोदी सरनेम के संदर्भ में आपराधिक मामलों में यह मानहानि का मामला था, जिसमें आपको गुजरात में हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया पिटीशन को। और कोर्ट ने कहा है कि कुछ संदर्भों को याद रखिएगा, आने वाले समय में यह कोटेशन आप लोगों को काम देगा, तो अच्छे से इनको लिख लीजिएगा आप लोग। जहां पर राजनीति में सुचिता का संबंध क्या होता है, जरूरत होता है उसके साथ एक उनकी सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस या तर्कसंगत आधार नहीं है। अर्थात राजनीति में सुचिता का अर्थ मतलब यह होता है कि हम कितने एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, किस संदर्भ में कर रहे हैं। सत्र अदालत ने पहले ही उनकी याचिका ठुकरा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाके अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया तो अगले 8 साल तक आपको राहुल गांधी किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्लियर हो गया। तो मामला यहाँ इस प्रकार के अब आरोप प्रत्यारोप के दौर चल चुके हैं। कांग्रेस लगा रही कि नहीं, यह राजनीतिक द्वेष से संदर्भ में बहुत सी चीज़ें हाईकोर्ट का मानना यह सही नहीं है, ये सब बातें हो रही है। तो वो अपने राजनीति के व्यक्तिगत विचार है, पर कानून के नज़रिए से क्या है क्या सही है वो न्यायालय को पता है। उसी संदर्भ में सारी सीमाओं को रेखांकित किया है और उनके द्वारा कुछ बातें भी की गई है। राहुल के विरुद्ध 10 आपराधिक मामले चल रहे वर्तमान में मानहानि के। ध्यान रखिएगा, निचली अदालत ने 2 वर्ष की सजा सुनाने के आदेश उचित, नियोचित, न्यायोचित और विधि सम्मत है, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। जो इस आपराधिक मामले में 10 जो मोदी सरनेम को लेकर किया गया था, आपराधिक मानहानि का दावा किया गया था, उसमें जो विधि सम्मत न्याय व्यवस्था उसके अनुसार इनका जो सजा प्रावधान किया गया वो सही है, न्यायोचित है, विधि सम्मत, ऐसा हाईकोर्ट ने भी माना है। और यही संदर्भ आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता है और स्पष्ट कर दिया जाता है, पुख्ता कर दिया जाता है, अगले 8 साल तक चुनाव किसी प्रकार का राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो यहाँ बातें हो रही हैं, बहुत ही राजनीतिक विवाद है, यह बहुत बड़ा मामला है। कांग्रेस जिसे पीएम उम्मीदवार बनाना चाहती है, वही अगर 8 साल नहीं लड़ पाएगा तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, समझने वाली होगी। अब समझने वाली यहाँ पर भी देखिएगा, न्यायाधीश के द्वारा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा ये बातें की गई है। यह व्यक्ति केंद्रित मानहानि का मामला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। और मैंने कुछ महीने पहले ही आप लोगों को बताया था, युक्ति युक्त प्रतिबंध के जब मामले आएंगे, युक्ति युक्त प्रतिबंध का मामला आएगा
तो आपको राज्य सर्वस्वी एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। राज्य की एजेंसियां, आप लोग को कभी मैंने ये बात बोला था? तो वहां पर व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा भूमिका नगण्य हो जाती है। तो राहुल जी को ये मेरा क्लास आपको नहीं पढ़े होंगे तो ही तो नहीं जान रहे होंगे ना, नहीं तो राहुल जी सब बातें बड़बोली वाली बातें नहीं करते। ये तो चलिए ठीक है, राजनीतिक तौर पर चीजें कहना कुछ और का चाह रहे थे, मुंह से निकल गया कुछ और, उसका संदर्भ आ गया कुछ और, चलिए माना जा सकता है। पर जब ये कांड किया जा चुका है, 10 ऐसे मामले पहले से ऑलरेडी हैं, तो देखिए इनके द्वारा क्या किया गया है। इनके द्वारा विदेश में जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वीर सावरकर के विरुद्ध अपमानजनक अपमानजनक क्या कहा गया है, बातें की गई है। तो उनके परपोते जो है वीर सावरकर के, उनके द्वारा भी शिकायत दर्ज कर दी गई। अर्थात इनके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा बार बार इस प्रकार की क्रियाएं करी जा रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था, कभी याद है? याद होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या वाद होता है, प्रतिवाद होता है और संवाद होता है। तो वाद तो आपने कर दिया, तो एवज में प्रतिवाद जब आएगा तो वीर सावरकर के फैमिली आप आपराधिक केस करेंगे या नहीं करेंगे? आपने ही केवल आजादी का जो बेड़ा था, केवल कांग्रेस परिवार ही नहीं, कांग्रेस परिवार या उससे संबद्ध पार्टी से संबंध लोग ही नहीं उठाए थे, अन्य लोग भी थे। तो कम से कम आप कुछ नहीं कह सकते, कम से कम उनके बारे में अमर्यादित शब्द तो नहीं बोल सकते। वो तो इतिहास आकलन करेगा ना, व्यक्ति विशेष की आस्था आकलन करेगी कि वीर सावरकर की भूमिका कैसे है। आप अपने राजनीतिक एजेंडे के तौर पर, राजनीतिक एजेंडे को प्रस्तुत करने के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी लोग शहीद हुए, जो भी कारावास की सजा भोगते हैं, क्या उनकी भूमिका को नगण्य कह देंगे? ये भी तो उचित नहीं है। तो यह राजनीतिक परिपक्वता का पहचान तो नहीं है। यही अराजनीतिक और परिपक्वता की पहचान इनको इस हालत पर लाया है, जहां पर देखिए कितना भी कमोवेश ये कहा जाए, कमोवेश कितना भी कहा जाए, व्यक्ति से राहुल गांधी अच्छे हैं, पर उनके कार्य व्यवहार इतने खराब स्थिति पर उनको लेकर जाता है, और उनका चाटुकारिता जो टीम मैनेजमेंट है उसे उनको समझाता भी नहीं है कि क्या संदर्भ होना। मान लीजिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, बाहर के विश्वविद्यालय से पढ़ कर आए हैं, मान के चलिए, तो देश में राजनीतिक अर्थ क्या होता है, संवैधानिक अर्थ क्या होता है, और उसका पर्यावरणीय अर्थ क्या होता है, ये तो समझाइएगा ना, कि नहीं समझाइएगा? लाए बाहर से कुर्सी पर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही अंतर्गत चीजें उभर कर सामने आएगी। अब यहाँ पर राजनीतिक सुचिता का समय जरूरी आ गया। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग को बताया था, याद है, कि समय आ गया है, कि समय परिस्थिति ऐसी हो गई कि हेट स्पीच के मामले में कानून बनानी चाहिए, और कानून सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह लागू होनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले ही बात किया था, तो देखिए वही बात यहाँ न्यायालय के द्वारा की गई है। राजनीति में सचुता, अब समय जरूरत है जनप्रतिनिधियों, साफ पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही उन्होंने वह बिल्कुल बेबुनियाद आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली कोशिश कर रहे हैं, जो आधार सही नहीं है। यह कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत दोष सिद्धि को रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि अपवाद है जिसका सहारा केवल दुर्लभ मामलों में लिया जाता है। दोष सिद्धि जो आर्टिकल आपको 22 है, दोष सिद्धि का निवारण, और 21 में 20 में कुछ चर्चा अपराधों के दोष सिद्धि का निवारण के संदर्भ में। आपको 20 और 21 के संदर्भ में जो बातें की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं बेबुनियादी। यह कहाँ लिया जाता है? यह दुर्लभ मामलों में लिया जाता है, इन मामलों में नहीं लिया जाता। जिन राहुल जी का जो मामला है, ये भी आधार ले रहे। और न्यायालय ने क्या बोला है कि साफ पृष्ठभूमि वाला, तो साफ पृष्ठभूमि वाला क्या हो रहा है? अपराधी भी पृष्ठभूमि साफ होनी चाहिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सीमा के साथ जो प्रयोग करता है उसकी होनी चाहिए। उसे अपने मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए, राजनीतिक कर्तव्य पता होना चाहिए, और हेट स्पीच वाले मामले में वो क्लीन चिट होनी चाहिए। अर्थ इसका यही हो रहा है साफ प्रतिनिधित्व का, जो मैं आपको लगातार बातें किया हूँ। यहाँ तक क्लियर? आगे हम बात करेंगे, देखिए इनको क्या हुआ है। इनके सामने देखिए, बस याद रखिएगा मामला बहुत घटनाक्रम में मामला, तो उसको बस 24 मार्च याद रखिए, इनके द्वारा इसकी अयोग्यता घोषित की गई थी। जो केरल के वार्डनायर से सांसद चुने गए थे, उस दौरान इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी 24 मार्च 2023 को। तो आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब की नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ से, एक सेकेंड।
तो कुछ बातों को हम लोग ध्यान देंगे, क्या है मानहानि का मामला, क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार इसमें शामिल होता है, जो आर्टिकल 21 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके बचा कर रखनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा। मानहानि की कृति में आपराधिक कृत्य माना जाता है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा रक्षा होती है, जो अनुच्छेद आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन होता है। मैंने क्या बोला, अभी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, जिसमें राज्य सर्वोपरि एजेंसी के तौर पर काम करता है। क्या होता है मानहानि, तो भारत में मानहानि एक सिविल दोष है, सिविल ऑफेंस है, और आपराधिक कृत क्रिमिनल, आपको क्रिमिनल एक्ट दोनों हो सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आपराधिक मामले के तौर पर लाया गया। अब इन दोनों के मध्य अंतर इनके द्वारा प्राप्त किए जाने उद्देश्यों में अंतर्निहित है। इसके उद्देश्य किस रूप से पूर्ति हो रहे, उसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे मानहानि सिविल होना चाहिए, सिविल है, या तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर यह शामिल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिविल दोष के अंतर्गत मुआवजे के माध्यम से किसी हानि की क्षतिपूर्ति होती है और कृत्य के में सुधार का प्रयास किया जाए, जबकि मानहानि में आपराधिक मामलों में किसी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित कर दूसरे लोगों को ऐसा न करने के लिए संदेश देने की वकालत की जा सकती है, की जाती रही है। ऐसा आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाएगा। आपराधिक मानहानि किस रूप से प्रचलित होता है, तो ध्यान रखिएगा, यह आपराधिक कानूनों का भारतीय कानूनों में आपराधिक मानहानि विशेष रूप से आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित की गई, जबकि नागरिक मानहानि अवकृत कानून के तौर पर इसे अपकृत कानून के तौर पर आधारित किया गया है। यह भी आप लोग को याद रखना, पहले भी मैं इस पर चर्चा किया। नोट याद रखना है यहाँ क्या, कि कानून एक क्षेत्र है जो गलतियों को परिभाषित करने के लिए अन्य कानूनों पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात इसे गलत तरीके से परिभाषित करने वाले को जो मामलों में संज्ञान लेता है, ऐसी बात की गई है। नेक्स्ट उसके बाद है, नेक्स्ट याद रखिएगा, आईपीसी की धारा जो 499 है के तहत क्या कहा गया है, कि जब कोई व्यक्ति विशेष को लगे, क्या है कि जब कोई भी बोले गए या पढ़े गए या आशय है शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृष्ट रूपनों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को कोई लांछन लगाता है, प्रकाशित करता है, या उस व्यक्ति की ख्याति क्षति पहुंचाने या जानते हुए भी विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसे लांछन लगाता है, प्रकाशित करता है, तो उस व्यक्ति की ख्याति की क्षति पहुंचने या तत्पश्चात अपवादित दशाओं को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो मानहानि का मामला बन जाएगा। अर्थात किसी भी रूप से हम लिख कर, बोल कर, किसी प्रकार से प्रकाशन कर किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्ति और गरिमा को हम खंडित नहीं कर सकते, जो आर्टिकल 21 के संदर्भ में लागू होता है। यही मामला अगर राहुल गांधी जी पर है तो उस पर भी यही मामला लागू होगा। अगर इनको भी कोई प्रताड़ित कर रहा है इस तरीके से, तो उन पर भी 21(1) का मानहानि दावा हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा, अपवाद स्वरूप ध्यान रखिएगा, अपवाद स्वरूप धारा 499 के अनुसार सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण कार्य के लिए अपेक्षित है। ऐसा अगर लग रहा है कि हम लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर वांछित है, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार के मामले में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और उस व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ा हुआ है किसी भी संप्रदाय से, तो हम नीरव मोदी का नाम ले सकते थे, ठीक है ना। पूरे मोदी संप्रदाय का तो नाम नहीं ले सकते हैं ना, पूरे समाज का। तो नीरव मोदी कहते तो कोई इन पर आपराधिक मामला नहीं बनता, पर इन्होंने गलती क्या कर दिया, पूरा मोदी चोर है, इस प्रकार के कोटेशन इनके द्वारा कर दिया गया था। तो यह कहीं न कहीं आप उस ऑफेंस का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां पर आपके लिए प्रतिबंध युक्त लगाया गया है। क्लियर हो गया। अब है कि दंड हानि क्या हो सकती है, दंड क्या हो सकता है, तो आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के 2 वर्ष की कारावास की साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं। अब 2 वर्ष का सजा जब मिल जाएगा तो आपको एक्ट के तहत क्या है, प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत क्या दिया गया, इनको 8 साल तक वो किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, ऐसी बातें की गई है। 2 या 2 से अधिक साल तक के जो भी सजा प्रावधान होता है उसमें ऐसा लागू हो जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग को वहां पर कवर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का इसमें राय क्या है, ये भी आप लोग जान लीजिए मानहानि के मामले में। तो सर्वोच्च न्यायालय 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद में आपराधिक मानहानि कानूनों के लिए संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। उनमें माना गया था कि
आपराधिक मानहानि की वैधता बनी रहेगी। यह असंवैधानिक नहीं है, यह जरूरी है राज्य को इस प्रकार से कृत्यों से बचाने के लिए, जहां पर उसकी मंशा स्पष्ट होनी जरूरी है व्यक्ति विशेष का, किस संदर्भ में वो राज्य का आलोचना कर रहा है। ठीक है, आईपीसी की धारा जो है वो यहाँ तक क्या बात करता है, तो याद रखिएगा 1860 में आईपीसी की धारा आई थी, जिसे हम भारतीय दंड विधान भी कहते हैं, उर्दू में ताज इरात हिंद भी कहते हैं, जहां पर आप लोग सुनते होंगे ताज इरात हिंद की धारा 120 420 आप लोग मूवी में सुनते होंगे, उर्दू शब्द यूज किया जाता था, उसे आप लोग जरूर जानिएगा। उसके ये मैकाले के द्वारा लाया गया था, प्रथम विधि आयोग के चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले द्वारा आईपीसी की ड्राफ्ट तैयार की गई थी और 6 अक्टूबर 1860 में क्या हुआ, कानून संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया और उसके बाद ध्यान रखिएगा इसे लागू कर दिया जाता है। वर्ष 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ड्राफ्ट होती है और उसके बाद आपको 1860 में यह कानून बन जाता है। क्लियर हो गया आपको मानहानि के संदर्भ में, तो यही संदर्भ आपको बार बार पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्लियर है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए बालेश्वर जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद चर्चा परिचर्चा करी। अरुण कुमार मोहंता सेक्शन इंजीनियर है और सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान है और तकनीशियन जो है पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत इदारतन गैर इदारतन हत्या और साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाए गए हैं, गिरफ्तार किया गया। अब देखिए इसमें मामले जांच होंगे और लोग भी संलिप्त होंगे, इसमें जुड़े होंगे, तो उनका नाम आएगा न्यूज में, तो हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है ना। अभी अपडेट जो आया उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यह केस स्टडी है आपके लिए, जब इसका फाइनल डिसीजन आएगा तो हम लोग समझेंगे कि यह स्थिति ऐसी क्या है जहां पर ऐसे घटनाओं को लेकर शासन प्रशासन कैसे काम कर रहा है। आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया जी पर 52 करोड़ का संपत्ति जब्त हुआ है, इसे भी आप लोग केस स्टडी तौर पर रखिएगा। अगर इनके मामले सिद्ध हो जाते हैं तो इतिहास में पहली बार होगा जो एक्टिव जो उप मुख्यमंत्री उन पर आरोप प्रत्यारोप लग के सिद्ध हुए। अभी वेट करेंगे ये केस स्टडी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, अभी तो बहुत दूर की बात है, पर ध्यान रखेंगे हम इन सब चीजों जो भी अपडेट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे। अगले कुछ वर्षों में देश का भाग्य तय करेंगे हमारे शहर। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा शहरीकरण और संरचना निर्माण, बीपीएससी के पेपर 2 में आएगा, ध्यान रखिएगा, जहां पर इकोनॉमी ज्योग्राफी के संदर्भ में और साइंस टैग को टैग करके प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से यह आएगा। क्लियर है ना। शहरीकरण के साथ बढ़ता आपदा प्रबंधन का भी क्षेत्र आपको टैली करके पूछ सकता है, जिसे याद रखिएगा। अन्य स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने जीएस पेपर से टैली कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा यह बातें क्यों की जा रही है, तो आपको याद है कुछ ही दिन पहले आप लोगों को एक लेख आया था, आर्टिकल आया था शहरीकरण के संदर्भ में, जहां पर शहरी पंचायती अधिनियम है 74वां संविधान संशोधन, उसको और भी सशक्त बनाने की प्रयास की गई थी, बातें की गई थी उस लेख में। अगर याद हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी को संदर्भ में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शहरीकरण को लेकर G20 शिखर सम्मेलन का एक समिट हुआ था, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जिसमें यह बातें की गई थी। यह कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ, जहाँ पर विकासशील देशों में शहरीकरण की बड़ी जो घटना है, सबसे बड़ी घटना, और भारत यह बहुत तेज से गति कर रहा है इस क्षेत्र में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो सचिव हैं, शहरीकरण पर U20 मेयर सम्मेलन, याद रखिएगा मेयर सम्मेलन में आपको इसमें बातें की जा रही थी, जहां अहमदाबाद में यह हो रहा था। वहां पर क्या बोला गया इनके द्वारा कि समृद्ध आय सृजन, नौकरी सृजन, हमारा संपूर्ण परिवर्तन शहरी भारत पर निर्भर हो रहा है। रीजन उसके पीछे हम विकास के मानक जितने तय कर रहे हैं और संरचना निर्माण कर रहे हैं, लोगों का कन्वर्ट आप शहरों की ओर जा रहे हैं, और एक वर्तमान में 45 करोड़ लोग शहर में रह रहे हैं, आने वाले कुछ ही वर्षों में यह 80 करोड़ के आसपास होगा। तो ध्यान रखिएगा यह संख्या बढ़ता जाएगा और हम अगले 10 साल में और भी चुनौतियों के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो बेहतर प्रबंधन बहुत जरूरी है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की बात हो रही है, प्रचलित प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रशासन की बात हो रही है, तो ये सब आप लोग को याद रखना और प्रश्न पूछेगा तो आपको यहीं से कवर करना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अरे बहुत से टॉपिक आप लोगों को कवर किया जा चुका। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया जो परचेज किए हैं पैक, उनको बता दूं मैं कि देखिए 176 PDF आप लोगों को ऐप पर डाउनलोड है।
अपलोड किया गया है, जिसमें आपके जितने भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस जो हिंदी स्टेट पीसीएस है, उनके जीएस पेपर को आप ले लीजिएगा, उसके टैली कीजिएगा। इसी 176 पीडीएफ से आपको कम से कम आपको 50 से अभी 60% अभी तक ही टैली हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद जो बच गया 50 से 40% सिलेबस, वो कुछ ही दिनों में अपडेट हो जाएगा। इस साल के अंत तक आप लोगों को करना कुछ नहीं, कम पीडीएफ पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान मत रखिएगा कि पीडीएफ डेली अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। न्यू टॉपिक अपलोड होगा, जैसे ही आएगा, जो पहले 176 पीडीएफ पर चर्चा नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगा। इसलिए आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि पीडीएफ अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ध्यान यह रखना है कि जो पीडीएफ दिए हैं उसको कितनी बार आपने रिवाइज किया है। प्रश्न यहाँ से पूछेगा तो आपको वहाँ के उत्तर दिए होने चाहिए। और वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, ठीक ना, ऐप पर नहीं। तो आप इसका लाभ लीजिएगा, जो पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये आपको युक्ति आईएएस के ऐप पर मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर, दोनों जगह से युक्ति आईएएस को डाउनलोड कर सकते हैं और यह लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। ब्रिटिश एनएसए को डोभाल ने दी 2 टूक बातें कही है। क्या कही है? खालिस्तानियों पर कार्रवाई करे या हमें सौंपे। तो जब एंट्री हो गया डोभाल जी का, तो अब आर पार की लड़ाई शुरू होगी खालिस्तानियों के लिए। अब उनके पास बचने के लिए विश्व का कोई जगह नहीं बचेगा छिपने के लिए, क्योंकि जब ये डोभाल जी किसी टारगेट को कर लेते हैं, हमको करना है, तो उसको जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक वो छोड़ते नहीं। इनका इतिहास है, ठीक है ना। तो कट्टरपंथी जो विचारधारा लिए हुए खालिस्तानियों के द्वारा वैचारिक रूप से, और जो अब अधूरा है यह विचारधारा। चलिए माना जा सकता है कि आप भारत से अलग होना चाहते हैं, तो एक सॉवरेन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप जहां खालसा पूरी तरह खालसा विचारधारा वहां की मांग करते हैं ना, तो किसी के परिप्रेक्ष्य में आके कुछ सिख बंधुओं के द्वारा यह बातें की जा रही है। तो जिस तरह उग्रवाद का कॉन्सेप्ट था ना, उग्रवाद वामपंथ का जो कॉन्सेप्ट था, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है। बस कुछ लोगों के सनक ने यह विचारधारा को डेवलप किया है, उसी वर्ग के लोगों के द्वारा उनका विरोध किया जाता है। हमारे देश के ऐसे इतिहास रहे हैं जहाँ सिखों का स्वर्णिम युग रहा है ना, स्वर्णिम योगदान रहा है, और वर्तमान तक हमारे सिख रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं केवल 1-2 के मानने से पूरा सिख समुदाय इस कटघरे में आ जाएगा। उनके द्वारा ही इनको लताड़ा जा रहा है और बार बार इनको चिन्हित किया जा रहा है, और भी कोशिश किया जाए कि इनको कहीं भागने का अवसर न मिले। मैं क्या बोला, किसी भी अपराध को, पहले भी बोला, किसी भी अपराध को पनाह तब तक मिलता है जब उसका परिवार समाज सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट करता रहेगा उसका परिवार समाज, तब तक वो फलीभूत होता रहेगा। जिस दिन उसका परिवार समाज उसका विरोध करना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति की विचारिक है ना मौत हो जाती है। क्योंकि रीज़न है कि आप एसेट कहाँ से क्रिएट कर पाएंगे? परिवार से ही, समाज से ही। तो समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार के कृत्य करेंगे, तो उसके जो सकारात्मक व्यू वाले लोग हैं उसका विरोध कीजिए, ऑटोमेटिक इस प्रकार की कट्टरपंथी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। जो भविष्य का निर्धारण होना था 1947 में हो चुका है, ठीक है ना। आप अलग राज्य का मांग करो, जायज होगा तो माना जाएगा। अलग देश का मांग करोगे तो किसी भी रूप से राष्ट्र की एकता अखंडता का सवाल, जो भी राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है, उसको खंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो आप राज्य की मांग कर सकते हो। राज्य अगर आपको लगता है अलग राज्य का आपको उचित प्रशासनिक सुविधाएं नहीं प्राप्त की, राजनीतिक अवसर प्राप्त नहीं हुआ, या आप पिछड़ेपन का शिकार हैं अपने क्षेत्र में अन्य आसपास के क्षेत्रों से, तो आप एक अलग राज्य की बात, अलग राज्य स्टेट की बात कर सकते हो, मांग सकते हो। पर अलग देश किसी भी सूरत में आपको राष्ट्रीय एकता अखंडता को खंडित करके नहीं दिया जा सकता। ये कान में डाल लीजिए, ये पूरी तरह कान में डाली होनी चाहिए कट्टरपंथियों की विचारधारा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की गई है, और डोभाल जी की एंट्री अब होगी तो हो गई है, तो स्थितियां अब और भी बदतर उन लोगों के लिए हो जाएगी। चलिए अब एक यूपीएससी जीएस पेपर 2 वैश्विक संगठन राष्ट्रीय हित के मुद्दे आपको शामिल होंगे। वैश्विक संकट समाधान समूह में चैंपियंस ग्रुप बनाया गया था गत वर्ष, जिसमें भारत शामिल हो गया है,
और याद रखिए जुलाई में इसकी बैठक होने वाली, तो जहाँ पर भारत भी शामिल होगा। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस साल का, क्योंकि नए संगठन में जब भी शामिल होता है भारत, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चैंपियंस ग्रुप्स क्या होता है, इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है, बस ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को एक्टिव मोड में काम करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आमंत्रित किए जाने पर भारत के वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। विदेश मंत्री शुक्रवार को यह जानकारी दी है, कल की यह पुष्टि कर दी गई है। अब महासचिव ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों जैसे तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए गत वर्ष मार्च में इस संगठन का चैंपियंस ग्रुप्स का आपको संगठन बनाया गया था और देख रेख करता है, GCRC की देख रेख करता है चैंपियंस ग्रुप, जहां पर बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र शासनाध्यक्ष शामिल है। अब ध्यान रखिएगा, भारत की भागीदारी से विश्व के विशेष विकासशील देशों में प्रभावित करने वाले मुद्दे भी परमाणु की समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर बल मिलेगा और यह चीज़ें और भी अपडेट होगी और भी सशक्त होगी। 21 जुलाई को इससे संबंधित बैठक होने वाली है, तो उस दिन हम लोग इसके विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 22 जुलाई को हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, इस पर क्या घोषणा पत्र आता है, इसका क्या एजेंडा तय होता है। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखनी है पीटी फैक्ट के तौर पर कि यह आपको क्या है कि भारत इस ग्रुप में शामिल हो, भारत वैश्विक संकट समाधान समूह GCRC, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, उसका चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, असम में परिसीमन के खिलाफ चुनाव आयोग जाएंगे 11 विपक्षी दल। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, परिसीमन हो रहा है असम में। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 परिसीमन के टॉपिक से पूछा जा सकता है। परिसीमन क्या होता है, परिसीमन संबंधित चीजें क्या होती है, आपको 14 फरवरी 2023 में इससे संबंधित न्यूज अपडेट किया गया है। परिसीमन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, मामला क्या है ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिसीमन से संदर्भित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और लगातार यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरे इंटरव्यू में परिसीमन से प्रश्न पूछा गया है, तो मैं भी आप लोगों को बताया था, कई दफा बताया हूँ। तो ये सब चीज याद रखनी है, मामला क्या है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके संदर्भ को हम समझेंगे। यहाँ पर पहले भी मैंने चर्चा की, परिसीमन का अर्थ क्या होता है, चर्चा की जा चुकी। आज के पीडीएफ अपलोड होगा, 2-3 पीडीएफ एक साथ, और आज के पीडीएफ लंबा पीडीएफ हो जिसमें सभी चीजों को कवर कर दूंगा, ठीक है ना, जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा हुई थी। अब परिसीमन का अर्थ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया क्या होता है। परिसीमन के संदर्भ में आपको चीजें, परिसीमन का आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा सीटों को पूर्ण निर्धारित करना होता है। इसका उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या के समान प्रतिनिधित्व देने का आधार होता है। ये सब बातें की नोट है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है। भौगोलिक क्षेत्रों में उचित विभाजन करना, जिसमें चुनाव के राजनीतिक दल दूसरे के अनुपयुक्त लाभ को प्राप्त न हो सके, ऐसी बात की जाती है। परिसीमन की संरचना क्या होती है, किसी प्रकार का परिसीमन होगा तो राज्य में राज्य स्तर पर होता है, केंद्र में केंद्र स्तर पर होता है। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग नियुक्त किए जाते हैं और भारत निर्वाचन आयोग इसका सहयोग करता है। इसके सदस्य कौन कौन होंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होंगे, परिसीमन में शामिल होंगे। परिसीमन संबंधित तथ्य क्या है, आर्टिकल 82 के तहत क्या हुआ है, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा संविधान का परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब प्रत्येक जनगणना के बाद लागू होगा, और वर्तमान में कितनी जनगणना भारत में लागू हो चुकी है, तो क्या उतना परिसीमन हुआ है, अगर हुआ है तो कौन कौन से वर्ष में हुआ ये बताइएगा, नहीं हुआ तो किस वर्ष में नहीं हुआ, और कारण भी बताइएगा क्यों नहीं, किस कारण से यह जनगणना होने के बाद परिसीमन नहीं कराया गया था। इस पर मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, इसलिए नो डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। प्रथम सभी की चर्चा हो चुकी है। जो प्रथम परिसीमन राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से 50-51 में किया गया था। आयोग का अधिनियम 1952 के तहत अधिनियमित किया गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, 52, 62, 72, 2002 के अधिनियमों के तहत 4 वर्ष 52, 63, 73 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1981 और 91 में जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया।
देखिए सभी चीज़ों पर मैं चर्चा कर चुका, पीटी फैक्ट के तौर पर भी, मेंस फैक्ट के तौर पर। अब आप लोग पर डिपेंड करता है कितनी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर भी यहाँ से प्रश्न आता है, छूटता है, तो केवल और केवल मात्र आप दोषी होंगे। ठीक है ना, सीधा से कट टू कट बात मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। 176 पीडीएफ आप लोग को अपलोड किया गया है, ठीक ना। आपके सिलेक्शन का यह आधार बनेगा। मैं बार बार बोल रहा नहीं थी, एग्जाम जिस दिन हो जाएगा मेंस का, तो आप उस दिन हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कीजिएगा। युक्ति आईएएस के ऐप पर 176 पीडीएफ अपलोड है, जाके सारे पीडीएफ को देखिए, समय निकाल के रिवाइज कीजिए एक सर्टेन टाइम पर। ठीक है ना। चलिए, परिसीमन का गठन 2002 परिसीमन गठन क्यों नहीं किया गया, उसके बाद ध्यान दीजिए सभी पर चर्चा की जा चुकी है। परिसीमन संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, मैं आज पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। चीज़ें समझ में आती है ना कि नहीं आती, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो क्लास आप लोगों को कराया जाता है, एनालिसिस कराया जाता है, वो समझ में आती है, किस प्रकार से वो टैली करेगा एग्जाम में, कैसे होगा, सब्जेक्ट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या। अब देश में अल नीनो बढ़ा है तो खेती पर परेशानी होगी, तो मैंने आप लोगों को इस पर भी न्यूज कवर किया, अल नीनो क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, सभी पर चर्चा किया हम। इसका भी पीडीएफ आप लोग अपलोड है, और आज ही मैं इसका पीडीएफ अपडेट कर दूंगा जो नए लोग शामिल हुए हैं। यह भौतिक भूगोल कृषि पर प्रभाव और अल नीनो और का प्रभाव जो होगा उस पर, उसके संदर्भ में टॉपिक को कवर करेगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, जो बातें पहले बताई गई वही प्रभाव है। कुछ लेट हो रहा है, उसके लिए भारत के किस क्षेत्रों में आपको वर्षा कम होगी, उसके लिए बातें की गई है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, विशेष कुछ है नहीं समझाने वाला, पहले ही चर्चा की जा चुकी है। बस देख लीजिए किस क्षेत्र में प्रभाव होगा, जैसे आपको गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्रभाव होगा, हिंद प्रशांत महासागर का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बातें की गई है। ठीक है ना। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। शहरीकरण के लिए चुनौती, तो फर्स्ट पेपर जो मेयर वाला G20 मेयर सम्मेलन हुआ, उसके साथ इस चुनौती को आप जो ऐड कर लीजिएगा, जहां पर बहुत से बुनियादी ढांचे के संदर्भ में बातें की गई है, कमजोर है। समस्या आपदा प्रबंधन को लेकर कमजोर है, अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर समस्या है। साथ ही साथ जैसे ही बारिश होता है तो क्या होता है, गंदगी, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित प्रश्न, चुनौतियां हैं जो आप महसूस करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों की कौन कौन सी समस्या में वृद्धि हुई, शहरों के की समस्याओं में कौन कौन सी वृद्धि हुई, कौन कौन सी समस्या वृद्धि हुई, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग अपने अपने स्तर पर दे सकते हैं, ठीक है ना। और आप शहरों में रहते हैं तो आपको समस्या पता होनी चाहिए, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, ये प्रश्न बताइएगा, उत्तर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, अब पुरुष आयोग बनाना समय की मांग है। देखिए, क्षमा शर्मा का जब भी लेख आए ना, इसे थोड़ा सा आप लोग जरूर पढ़िएगा। रीजन उसके पीछे है ना, इनके द्वारा लॉजिकल बात की जाती है, ठीक ना, और जो तथ्यों के साथ भी होती है, और जो मैं बात आप लोग को बोलता हूँ इनके इनके इर्द गिर्द आपको मिल जाएगी। रीजन उसके पीछे है कि देखिए, जो विधि बन गया है 1860 में और उसका पूर्व संशोधन होता रहा है, वही जरूरी नहीं वर्तमान भारत का प्रतिनिधित्व करे या आने वाले भविष्य का प्रतिनिधित्व करे, आने वाले भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करे। देखिए, किसी समय महिला को थोड़ा प्रताड़ित किया जाता था, तो उनके लिए विधि कानून बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। महिला को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो समान अधिकार जब महिला को मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, तो पुरुषों को भी हर क्षेत्र में पुरुषों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। यह भी तो बात साथ में की जानी चाहिए ना। इनके लेख में यह बात स्पष्ट हो रहा है कि देखिए, जैसे बदलते स्वरूप में, परिवार के बदलते स्वरूप में महिलाओं का शोषण हुआ करता था पहले, तो वैसे ही उदारीकरण के बाद भी चीजें बदली हैं। लोगों के परिवारों में आय स्रोत बढ़ा है, महिलाएं बाहर निकल पाई है, पढ़ी लिखी हैं, सशक्त हो पाई है, वो अपने अधिकारों को लेकर चिंतित है, होना भी चाहिए चिंतित। इसी क्रम में जाने अनजाने में पुरुषों का भी शोषण हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे, ज्योति मौर्य का मामला हो या उससे पहले के भी मामले आप लोगों को बताया गया है। अब देखिए ध्यान, एक तरफा नजरिया नहीं रखना है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक तरफिया नजरिया नहीं रखना।
फिर भी मान लीजिए ज्योति मौर्य के केस को अगर आधार मान लिया जाए, तो क्या ज्योति मौर्य के पास जितने विकल्प है अपने अधिकारों के संरक्षण करने के लिए, क्या उस पुरुष के पास, जिसका पति है, उसके पास अपने अधिकारों के संरक्षण करने का नियम कानून उसके लिए उतना ही है? आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ बातों को लेकर। इनके द्वारा बोला गया, पत्नियों के हाथों से पीटने वाले पतियों के मामले में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर आता है। हालांकि ये आंकड़ा देखिए, आंकड़ा अनऑफिशियली है, पर ये कुछ तो मान लीजिए 10% भी है, 20% भी है, मान के चलिए, हम 2/3 नहीं मानते हैं, ठीक है ना, 10% है, 20% ऐसा मामला है जहां पर पुरुषों को है ना, पुरुषों को इस प्रकार से पत्नियां प्रताड़ित करती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो क्या पुरुषों को कोई अधिकार प्राप्त है? इसके एवज में न्यायालय में जा सकते हैं, समाज के किसी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं? रखिएगा तो इसी पुरुष का मजाक बनाया जाएगा। महिला से पीटे जा रहे हो, महिला उसको कूटे जा रही है घर में, और समाज उसको बोलता है कि महिला से पीटा रहे हो, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बीच में बेचारा पीछे रहता है। तो उसके पास कोई विकल्प है? यही विकल्प की तलाश इनके द्वारा किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा, कि देश में जितना महिलाओं का अधिकार संरक्षण होना चाहिए उतना ही पुरुषों का अधिकार संरक्षण होने चाहिए, और दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। अब देखिए, केस स्टडी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग को बताया था कि जब भी महिला उत्पीड़न के मामले में महिला के द्वारा केस किया जाता है तो दहेज का मामला, डोरी एक्ट के बारे में किया जाता है। बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर डोरी एक्ट में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है जो इसमें शामिल भी नहीं है। अब बताइए, डोरी एक्ट दहेज प्रताड़ना मारपीट के मामले में 80 साल और 70-80 साल के बुजुर्ग को भी नामजद कर दिया जाता है। तो बताइए, जो बेचारा बेड पर पड़ा है, अपनी अंतिम सांस ले रहा है, आधा पैर कब्र में है, वो किसी हृष्ट पुष्ट महिला को मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। कुछ ऐसे होते, मेरा ही एक फ्रेंड है, जो मैंने आप लोग कभी चर्चा किया था, हाजीपुर का एक फ्रेंड है मेरा, पटना का, वो रह रहा था दिल्ली में, जब मेरे साथ था वो, मेरे साथ वो 1.5 साल से मेरे आसपास था, क्लास आता था, जाता था, लाइब्रेरी इधर उधर सारी चीजें होती थी। अब किसी मामले में उसके घर में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज होता, उसकी भाभी ने क्या किया, मामला बनाया अपने हस्बैंड के खिलाफ। तो उस व्यक्ति विशेष का भी नाम इसको दे दिया। बेचारा 1.5 साल से वो घर नहीं गया है, तो कैसे इस महिला को मारेगा? सोच के देखिएगा, मार तो नहीं पाएगा। तो इस पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे। सोच के देखिए, महिलाओं को अगर अधिकार दे दिया गया है तो उसका नाजायज फायदा किस प्रकार से होता है। इसी में पत्नियों के द्वारा गाली गलौज, मामूली बातों पर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा कानून का सहारा लेकर न केवल पतियों को बल्कि उनके परिवारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसा 10 में से आप लोग को 7 से 8 मामलों में देखने को मिल जाता है। क्लियर है? और वहां पर क्योंकि समाज माना जाता है कि अक्सर हिंसा कौन करता है, पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं, तो सताई हुई होती है, उसका कोई अपराध नहीं होता है, ऐसा माना गया। यह प्रवृत्ति कब थी? जब हम आजाद नहीं हुए थे, आजाद अपनी मानसिकता से नहीं हुए थे उस समय। पर 1991 के बाद से स्थिति जब उदारीकरण, निजीकरण आया, लोग और भी खुले अपने वैचारिक तौर पर। आर्टिकल 20-21 का और भी विस्तार हुआ, 21 का विस्तार अंतिम समय तक होता रहेगा। तो क्या अब लगता है कि पुरुष हिंसा जो है वो केवल पुरुष हिंसा तक ही सीमित है, महिलाओं पर ही किया जाता है? महिला हिंसा नहीं किया जाता है पुरुषों पर, महिला के द्वारा हिंसा नहीं किया ही जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आज कितने परिवार ऐसे जो मामूली बातों, झूठे आरोप पर क्या होते, तबाह हो जाते हैं। ऐसे कई संगठन, बेशुमार मामले आते हैं, लेकिन कानून क्या करता है, स्त्रियों को दोषी ही नहीं मानता, इसलिए उनको सुनवाई करना। अब मान लीजिए यह लेख इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि यह महिला के द्वारा लिखा जा रहा है। अगर कोई पुरुष के द्वारा लिखा जाता है तो उस पर महिला विरोधी टैग लगा दिया जाता है। और देखिए, इन्होंने ये बात कही भी है कि अगर हम पुरुष के हक की बात करें तो तुरंत हमें क्या कहें, महिला विरोधी होने का आपको टैग लगा दिया जाएगा। अब यहाँ बहुत सी बातें इनके द्वारा किया जाता है, तो ये सब चीजें आप लोग को बताई गई है। अब देखिएगा, यहाँ पर बातें की गई है राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो, जो एनसीआरबी का डाटा है 2021, जो लास्ट वर्ष 2021 आया है। ध्यान रखिएगा, कुल 1,64,033 मामले लोगों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने वालों विवाहित पुरुषों में से 81,063 व्यक्ति थे।
जबकि महिलाओं की संख्या सिर्फ 28,600 थी। यह भी संख्या बहुत है आत्महत्या की, पर मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूँ ना, देखिए लगभग 4 गुना पुरुष अधिक आत्महत्या कर रहे, जिसमें से 32.2% क्या है, 2% आपको पुरुषों ने पारिवारिक समस्या के कारण आत्महत्या किया, और जिसमें से 48% वैवाहिक कारणों से आत्महत्या किया। तो दोनों मामले आप देखते हैं कि पारिवारिक हत्या में जो मामला हुआ पुरुषों के द्वारा आत्महत्या किस आधार पर किया है। तो किसी महिला को इस मामले में कभी ने आपने सुना है कि उनको सजा का प्रावधान दिया गया, उन पर कोई एक्ट चलाया गया? बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ऐसा होगा होगा कैसे कि महिलाओं को जैसे ही किसी प्रकरण में फंसती है और किसी ने ऐसे कानून का सहारा ले लेती है जहां पुरुषों की कोई सुनवाई ही नहीं होती है। यह सब बातें की गई इनके द्वारा। अब इसलिए 80 से 80 साल तक के बुजुर्ग घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना के मामले में पकड़े गए हैं। लड़कों को आरोप साबित न हो पाने पर उनके जीवन बर्बाद हो जाता है। अब वो व्यक्ति विशेष जो मेरा मित्र था वो टेंशन में, वो यूपीएससी तक का एग्जाम नहीं दे पाया। आप सोचिए, देखिएगा बहुत सी चीजें होती हैं, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसे अधिकार संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है जहाँ पुरुषों का है ना अधिकारों का हनन हो रहा है। आप इस मूवमेंट में देखिएगा, वीडियो होगा यूट्यूब पर, मूवमेंट वीडियो होगा। इस मूवमेंट से जो मैं पुरुष अधिकार का आयोग बनाए, पुरुष आयोग बनाया जाए, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। आपको इसमें जो लोग प्रताड़ित हुए हैं ना उनके केस स्टडी सुनिएगा, क्या क्या मामले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतर तरीके से लोग इसको जल्द से जल्द लागू करने की बात की जा रही है। अब देखिए संघाई सहयोग के मंच पे भारत विश्व को संदेश दे रहा है। तो बहुत सी बातें यहाँ की गई है जो आप लोगों को पहले दिन मैंने चर्चा किया था, जो घोषणा पत्र जारी हुआ था। अब ध्यान रखिएगा कि भारत, अमेरिका, चीन, रूस जब एक मंच पर होते तब यह मान सकते हैं कि भारत की विचारधारा, दृष्टिकोण सुरक्षा, समृद्धि और एकता की दृष्टि से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि भारत क्या देता है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, ऐसा बात करता है ना। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की भावना को विकसित करता है। विस्तारित एक्सटेंडेड फैमिली की बात करता है भारत। ऐसा चीन कर पाएगा? एससीओ के मंच पर बिल्कुल भी नहीं किया जा कर पाएगा। भारत दुनिया के बीच क्या करता है, संयोजन एवं सहकार के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है जहां पर रणनीतिक साझेदारी होनी चाहिए। क्या चीन इससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के तहत इसे उद्देश्य समेट पाएगी? यह भी बिल्कुल नहीं हो पाता। भारत सिक्योर सिद्धांत के जरिए सुरक्षा, सिक्योरिटी, आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, संबद्धता, जुड़ाव, कनेक्टिविटी, एकता, यूनिटी, संपूर्णता, क्षेत्रीय अखंडता अर्थात रिस्पेक्टेड फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इक्विटेड, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के जरिए संवेदनशील बॉन्डिंग का फोकस कर रहा है। भारत सिद्धांत दे रहा है, ठीक है ना। वैश्विक मंचों पर एससीओ के जैसे मंचों भारत सिद्धांत देता है, वहीं चीन क्या दे रहा है, अपने आर्थिक रणनीति को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी मंशा को स्पष्ट कर रहा है। तो क्या भारत का विदेश नीति ज्यादा स्थायी रहेगा या चीन का यह सोचने वाला होगा? तो यह आने वाले समय में बहुत से संघाई के मुद्दों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्षेत्रीय संगठन जो विश्व में बड़े मुद्दे को लेकर साबित हो रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही है, अर्थव्यवस्था विकेंद्रित करते हुए क्षेत्रीय विकास सशक्त प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये सब बातें हुई है। संघाई सहयोग संगठन में बेहद प्रभावशाली संगठन के तौर पर दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और यूरेशिया, इस पर मैंने आप लोगों को चर्चा किया। तो चलिए क्वेश्चन बताइए, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, मध्य पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, यूरेशिया में कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि यह सब प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी में। तो आप बताने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्षेत्रीय संगठन और भी बेहतर होगा, उभर कर सामने ऐसी बात की जा रही है, जितना भारत इसमें सशक्त होगा उतना ही भू राजनीति इसकी सशक्त होगी, क्षेत्रीय संगठन सशक्त होगा। भारत एससीओ के मंच पर एक एकल दिशीय प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा, फिर इसे संतुलन, प्रतिसंतुलन, बैलेंसिंग, रिबैलेंसिंग से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक तरफ हो जा रहा है और अन्य राष्ट्र जो एक तरफ है। किसी मुद्दे पर भारत ही ने विकल्प अपना क्या किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, और सभी लोग उसके क्या करते, समर्थन किए। तो भारत के बाद भी अलग तरीके से समस्या आने वाले समय में होगा, इसे भी याद रखिएगा। भारत इस 23वें बैठक में, एससीओ की इस 23वें बैठक में जरिए अपने सफल संदेश देने में सफल रहा भारत, कि यह विश्व दिलाया, भारत ने विश्व को यह विश्वास दिलाया कि
संघाई सहयोग संगठन पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, इस क्षेत्र में हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपुल टू पीपुल संबंध हमारी साझा रणनीति में शामिल है। ये सब बातें की गई है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसे भी आप लोग को याद रखिएगा। विस्तारित पड़ोसी, एक्सटेंडेड नेबरहुड, आपको ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी क्या है, तो मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ कि दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक भारत जाना चाह रहा है, यूरेशिया तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। नेबरहुड केवल हम आपसी भूमि सीमा जो साझा करता है उसी तक सीमित नहीं रहेंगे। विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली की बात करता है, वो G20 सम्मेलन में ये बात कई बार रख चुका है, कोप सम्मेलन में कई बार ये सब रख चुका है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब संघाई सहयोग संगठन के 5 स्तंभ है, निर्मित किए इसके द्वारा, जहां पर स्टार्टअप एंड इनोवेशन की बात की गई है। उसके बाद आपको क्या बातें की गई इसके द्वारा, ट्रेडिशनल और मेडिसिन की बात की गई, यूथ और इम्पावरमेंट की बात की गई, इम्प्रूवमेंट हम लोग बनाएंगे, उसको और भी सशक्त बनाएंगे। डिजिटल इंक्लूजन की बात की गई है, शेयरिंग बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात की गई है। इस सहयोग संगठन में 23वीं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ बात की गई है क्या, आपको ध्यान रखना है, मूल फोकस क्या है, मध्य एशियाई हितों को और आकांक्षित देशों के तहत रहना जरूरी होता है, इसका हित बताया गया। भारत ईरान एससीओ संगठन के सदस्यता का भी स्वागत किया, ये सब बातें उभर कर सामने आई है। तो आपको ये सब चीजें आपको रखनी होगी ध्यान में। अब ऑकलैंड लेकलैंड जो क्षेत्र होता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने और पोटेंशियल जो पहुंचाने की बात की जा रही है, उसकी भी चर्चा इसमें, गेटवे की बात हुई, बहुत सी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आप इस लेख में आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, सारे की पॉइंट्स लिख लीजिएगा, कम से कम क्या क्या लिखना है, इसके स्तंभ लिख लेना है, क्या टारगेट लक्ष्य क्या है, ये सब पॉइंट को आपको कवर कर लेना है, ठीक है ना। मेहनत कीजिएगा, चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिएगा, टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विदेशी एजेंसियों ने खोला खजाना। तो देखिए भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आया। एडीबी जो संस्था है, एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने भारत में 25 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 1 अरब यूरो का इन्वेस्ट करेगा और विश्व बैंक 1.5 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में। किस प्रोजेक्ट में, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। 2030 में दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग 20 करोड़ टन हो जाएगी और 2030 में यह 50 लाख टन हो जाएगा। तो भारत में उभरते हब को और भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरी संस्था, वैश्विक संस्था। इसे आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना, कितना क्या हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझते होंगे। और जो भी कन्फ्यूजन हो, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा ऐप पर, सारे के पर्सनल चैट बने हुए, पर्सनल ग्रुप में चैट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ विशेष रहा नहीं, कल फिर मिलते हैं हम लोग, कल एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।